नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं वेदर फोरकास्ट की, यानी कि वही मौसम के बारे में बात की। तो फिलहाल अभी बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान आसानी जो अभी बनना था वो लगभग बनने के कगार पे है, और आज शाम होते होते मुझे उम्मीद है कि यानी कि हमें सभी को उम्मीद है, यानी कि सारे वैदिक मॉडल को, कि ये एक चक्रवाती तूफान बन जाएगा। आईएमडी ने भी यही इशू जारी किया है, यानी कि इशू मतलब वही जारी किया है कि आज शाम 6 बजे ये एक चक्रवाती तूफान बन जाएगा। ये अलर्ट है। मैं अभी आपको उससे पहले ये दिखा देता हूँ कि ये जो है आपका ये जो टेबल है, यानी कि इस टेबल में आप देख सकते हो कि कैटेगरी ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टरबेंस, मतलब कि कौन से कैटेगरी में कब रहेगा। तो ये आज 21 तारीख के सुबह एक डीप डिप्रेशन था, और 21 तारीख के 18.00 यानी कि शाम के 6 बजे, वही मैं जो बोल रहा था, शाम के 6 बजे ये ऐसा साइक्लोनिक स्टॉर्म देखा जाएगा, और साइक्लोनिक स्टॉर्म आसानी बन जाएगा। और इसकी जो स्पीड रहेगी 65 टू 75, गस्टिंग टू 85, और ये इससे ज्यादा इंटेंसिफाई होने की संभावना नहीं है। कल सुबह यानी कि 22 तारीख 2022 को, 22 मार्च 2022 को सुबह 6 बजे, यानी कि इसका पोजीशन यहाँ पर है, ये इतना लेटिट्यूड नॉर्थ, ये ईस्ट, यानी कि इतना 15 डिग्री 15.9 डिग्री नॉर्थ और 93.8 डिग्री ईस्ट लेटिट्यूड में, यानी कि मूव करेगा। आप देखिए थोड़े नॉर्थ में मूव करेगा। 14.3 था कल सुबह, 15.9, और ये जो है आपका थोड़े से ईस्ट वेस्ट में उतना मूवमेंट नहीं होगा, हल्का फुल्का मूवमेंट होगा। तो ये कल भी 65 टू 75, गस्टिंग टू 85 कल सुबह 6 बजे रहेगा साइक्लोनिक स्टॉर्म। कल शाम होते होते, यानी कि कल शाम 6 बजे ये और नॉर्थ में मूव कर जाएगा, और ईस्ट वेस्ट में मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं रहेगा, लगभग यानी कि अभी जैसा है लगभग उतना ही रहेगा। और ये एक डीप डिप्रेशन बन जाएगा 55 टू 65, गस्टिंग टू 75, यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी जो बना था। क्योंकि क्या होगा कि अभी जो जो ऑसिलेशन में जो बोल रहा था, मेडिटेरेनियन ऑसिलेशन जो अभी पास कर रहा था, यानी कि वो बादल के पैच होते हैं जो कि इक्वेटर के आसपास पूरे ग्लोब में चलते रहते हैं, 30 दिन में एक बार आते हैं, तो वो भी धीरे धीरे अभी पास कर रहा है, तो वो भी चला जाएगा। दूसरा ये भी होगा कि ये अभी जो नॉर्दर्न म्यांमार जहाँ मूव कर रहा है, वहां सी सरफेस टेम्परेचर अभी फिलहाल ये जहाँ पर है वहाँ काफी ज्यादा फेवरेबल कंडीशन से सी सरफेस टेम्परेचर 30 डिग्री तक है, पर वहां अभी ये जो जहाँ पर जाएगा वहां पर हो सकता है थोड़ा सी सरफेस टेम्परेचर भी कम हो, शेयर वगैरह भी, यानी कि थोड़ा हो सकता है फेवर में ना हो, तो कई वायुमंडलिक स्थितियां इसके फेवर में नहीं रहेगी, और इसी के चलते ये कमजोर होकर लैंडफॉल से पहले ही म्यांमार में एक डीप डिप्रेशन बन जाएगा। और लैंडफॉल होते होते, यानी कि 23 तारीख के सुबह 6 बजे, यानी कि 23 तारीख को ही ये लैंडफॉल करेगा, कभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 23 तारीख को ये एक डिप्रेशन, फिर एक वेल मार्क लो प्रेशर भी, लैंडफॉल के समय ही एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, यानी कि हवाओं में जो डैमेज था, डैमेज होने वाला था, यानी कि हवाओं के कारण जो साइक्लोन में काफी ज्यादा डैमेज होता है वो नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, पर भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया रहेगा, तो बारिश हो सकती है। तो किसी भी लैंड रीजन को साइक्लोनिक स्टॉर्म फेस नहीं करना पड़ेगा। अंडमान निकोबार में भी कल आपने देखा काफी ज्यादा डैमेजिंग रेन और विंड भी थी, क्योंकि ऐसा डिप्रेशन बन गया था अंडमान निकोबार में, अभी ये उत्तरी द्वीप समूह के आसपास है। तो ये जो है, यानी कि वहां पर इसलिए उसने वहां काफी ज्यादा डैमेज किया था, इसलिए पहले से सरकार ने पेड़ भी काट दिए थे जिससे ज्यादा डैमेज ना हो। हवाओं में भी डैमेज देखने को मिला, और बारिश काफी ज्यादा, यानी कि टोरेंशियल या मूसलाधार बारिश देखने को मिली थी। तो अब उसमें धीरे धीरे राहत मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि वहां पर अंडमान निकोबार वगैरह में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम हो रही है, और भी कम होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में बारिश और में काफी कमी आएगी। ये आप देखिए, अभी ऐसा डीप डिप्रेशन यहाँ देखा जा सकता है। बादल काफी ज्यादा घने हैं, आप देखिए रेडार में
जो ये आईएमडी का रडार है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा डीप डिप्रेशन, ये जो येलो कलर का है यहाँ पर ये है स्टॉर्म। माफ कीजिए, स्टॉर्म मतलब वही वेदर सिस्टम यहाँ पर फिलहाल इस जगह पर है। और ये ऐसे ही यानी कि उत्तर में धीरे धीरे मूव करेगा। और यहाँ पर आप रडार में देखिए बाकी भारतीय भूभाग यानी कि उतने ज्यादा एकदम ऐसे घने बादल कहीं भी नहीं है, पर कहीं कहीं पर आप बादल देखे जा सकते हैं। तो इस सिस्टम के कारण कहीं कहीं पर और जो ऑसिलेशन अभी पास कर रहा है, तो उसी के चलते कुछ इलाकों में अब धीरे धीरे हल्की फुल्की प्री मानसूनी गतिविधियां शुरू हो रही है और गर्मी से राहत मिल रही है। मैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। तो मैं अगर आपको दिखा दूं आईएमडी का ट्रैक, तो आप यही देखिए कि ये उत्तरी म्यांमार में यानी कि जो उत्तरी पूर्वी म्यांमार के आसपास इसका लैंडफॉल होगा। और ये लैंडफॉल से पहले डीप डिप्रेशन बन जाएगा, फिर लैंडफॉल के बाद यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। वही वेल मार्क लो प्रेशर एरिया ये बन जाएगा लैंडफॉल के बाद, लैंडफॉल से जस्ट पहले लो प्रेशर। तो ये आप देखिए यहाँ पर ही ये यानी कि म्यांमार से दूर रहेगा, मतलब यहाँ पर हो सकता है कि तट के पास म्यांमार में रहे तब साइक्लोनिक स्टॉर्म रहे, पर तो एकदम जो तट के करीब रहेगा तो हो सकता है कि म्यांमार में कुछ इलाकों में विंड डैमेज हो जाए। यानी कि 22 तारीख के सुबह इन क्षेत्रों में यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ब्लू यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा। और ये जब साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा तो इन इलाकों में ये अपना बारिश या इफेक्ट देगा, क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म में क्या होता है कि क्लोज्ड होता है, क्योंकि बारिश और वो सब और भी काफी क्लोज आई के पास हो जाता है, क्योंकि खींचता है हवाओं को सारे अपने आसपास। तो जब साइक्लोनिक स्टॉर्म में डैमेज ये जिस इलाके में जो ब्लू आपको दिख पा रहा है, तो जो इलाके ब्लू में आ रहे हैं वहां पर साइक्लोनिक स्टॉर्म जितना डैमेज होगा यहाँ पर आई रहेगा लगभग यहाँ पर। और हवाएं क्योंकि आई के आसपास काफी ज्यादा तेज रहेंगी तो इन इलाकों में काफी ज्यादा तेज रह सकती है। और यहाँ पर डीप डिप्रेशन जैसा डैमेज म्यांमार में देखा जाएगा। तो यही रहेगा, यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म ये बस इतने से ही एरिया में जब रहेगा तब रहेगा। अभी यहाँ पर क्योंकि डिप्रेशन आप देख सकते हो कि काफी डीप डिप्रेशन है अभी, धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। इसका ट्रैक लगभग ऐसा ही रहेगा ये आईएमडी के अनुसार। तो ये आप देखिए कि सी का जो है धीरे धीरे रफ वेरी हाई सीज ऐसा, यानी कि टोटल पूरा फिशिंग ऑपरेशन अभी कम से कम 2-3 दिन तक यहाँ पर पूरा जो है सस्पेंडेड रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि सी कंडीशंस वेरी रफ। यहाँ पर जो टेबल है यानी कि कितने नॉट या कितने विंड स्पीड्स में सी सरफेस कैसा रहता है, यानी कि सी कंडीशंस। तो अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म जब बनेगा तो 34 to 47 kT आप देखिए, तब हाई टू वेरी हाई सीज, तो उसमें भी टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशंस रहता है। डीप डिप्रेशन में भी वेरी रफ सीज, तो उसमें भी टोटल सस्पेंशन। और जब ये जो है 50 to 63 नॉट या 90 to 117 किलोमीटर, यानी कि आपका सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म टू वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, तब वेरी हाई सीज रहता है, यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा रफ रहता है। बहुत यानी कि वेरी रफ से बहुत ज्यादा, और यहाँ पर फेनोमेनल यानी कि काफी ज्यादा रफ। तो टोटल सस्पेंशन यहाँ पर भी। और ये जो एक्सट्रीमली सीवियर या वेरी सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में रहता है। तो ये है यानी कि साइक्लोन का ट्रैक मैंने दिखा दिया। ये सैटेलाइट इमेज में अभी आप देखिए जो है ये आपका यहाँ पर बादल है, ये मैंने दिखाया साइक्लोनिक स्टॉर्म के लिए बादल है। दूसरा यहाँ पर आप देखिए जो बादल है, तो कहीं कहीं पर आज छत्तीसगढ़ में भी जो है थोड़ा वार्निंग है। दक्षिणी जिलों में आज हो सकता है कि बारिश के दिन देखने को मिले, विदर्भ वगैरह में आज बादल बादल आ सकते हैं। रायपुर में आपने देखा कि सुबह समय यहाँ पर मैंने से बोला था बादल आ सकते हैं, तो सुबह बादल देखने को मिला था, फिर बादल हट चुका है, मौसम साफ है। तो इस सिस्टम का भी थोड़ा मोड़ा प्रभाव है, यानी कि जो उत्तर पश्चिमी हवाएं जब तेजी से चल रही थी उसमें कमी आई है थोड़ा सा। और दूसरा एक है कि एक ट्रफ रेखा जा रही है, यानी कि लगभग यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश से होकर के कर्नाटका तक, और एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र जैसा दिख रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र के दक्षिण में, तो इसी के चलते ये बादल भी हैं।
और आज गुजरात में भी बादल देखे जा सकते हैं, हालांकि बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है। मैं आपको वो वेदर फोरकास्ट में दिखाऊंगा। यानी कि हवाओं की स्थिति में उत्तर भारत में यानी कि गंगा के मैदानी इलाकों में मौसम संपूर्ण शुष्क और साफ रहेगा। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने जैसी स्थितियां ही हैं। राजस्थान में भी कोई राहत नहीं है। हीट वेव की संभावना आज पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। पश्चिमी राजस्थान से कल होते होते हीट वेव एक बार फिर हट जाएगा, पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल भी हीट वेव रहने की संभावना बनी हुई है। परसों होते होते यानी कि आज है आपका 21 तारीख, तो 22 तारीख तक रहेगा हीट वेव। 21-22 तक, 23 तारीख होते होते 22-23 तारीख होते होते हीट वेव हट जाएगा। तो ये आप देखिए, ये सब डिविजन वाइज वार्निंग में मैं आपको दिखाता हूँ। तो हीट वेव आप देखिए, आज झारखंड में भी हीट वेव रहने की संभावना है। कल झारखंड से हीट वेव हट जाएगा, पश्चिमी राजस्थान से हट जाएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हीट वेव रहेगा कल 22 तारीख, आज 21-22, तो 23 तारीख से आप देखिए हीट वेव हट जाएगा। और बारिश की संभावना, अभी प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएगी दक्षिण भारत में, स्पेशली धीरे धीरे प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने लग जाएंगी। एकदम पूरा उग्र नहीं होगी, इतना ज्यादा एकदम उग्र भारी मूसलाधार बारिश, पर हाँ अभी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी तो गर्मी से यहाँ पर राहत मिलती रहेगी। तो अभी हवाओं की स्थिति आप देखिए, तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि बनने के कगार पे। वेदर मॉडल हो सकता है कि ना दिखाए विंड स्पीड उतना ज्यादा, पर ये लगभग इस स्थिति में आप जो अभी देख रहे हो, ये जो स्थिति है यानी कि 22 तारीख के सुबह ये साइक्लोनिक स्टॉर्म रहने की संभावना है। ECMWF दिखा रहा है कि ये यहाँ पर लैंडफॉल करेगा, एक बार फिर सी में जाएगा, पर इसकी संभावना कम है। यानी कि अभी भी कुछ वेदर मॉडल्स दिखा रहे हैं यहाँ पर ये लगभग इसी क्षेत्र में, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, IMD ने क्योंकि बोला है कि इस क्षेत्र में, मैं एक बार फिर आपको IMD का ट्रैक दिखाता हूँ। तो ये आप देखिए, IMD के अनुसार इस यहाँ पर लैंडफॉल करेगा, यानी कि लगभग ये देखिए यहाँ पर ये है, यानी कि आपका म्यांमार के मध्य इलाकों में यहाँ पर लगभग ये लैंडफॉल करेगा। और ECMWF दिखा रहा है कि दक्षिणी म्यांमार, और GFS भी वही दिखा रहा है लगभग। तो यानी कि जस्ट छूता हुआ, यानी कि आई भी हो सकता है छू जाए, GFS के अनुसार आई छू जाए, पर ये एक बार फिर सी में जाकर जाएगा और यहाँ पर फाइनल लैंडफॉल करेगा। तो ECMWF में दिखाता हूँ क्या करेगा, तो वही अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो लगभग पर ये म्यांमार में ही लैंडफॉल करेगा, इतना कंफर्म है भारतीय तटों को, इससे कोई भी खतरा नहीं है। आगे अगर मैं दिखाऊं तो म्यांमार में ये काफी ज्यादा भारी बारिश देगा, मूसलाधार बारिश। हवाओं की गति उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, पर मूसलाधार बारिश म्यांमार में देगा और आगे बढ़ जाएगा। पूर्वोत्तर में हो सकता है कि हल्की फुल्की बारिश इसी के चलते हो जाए कुछ एक इलाकों में, ये जो आप देखिए यहाँ पर। और धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर यहाँ पर तेज होने लग जाएगा इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के कारण। 23-24 तारीख के बाद प्री मानसून गतिविधियां पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में बढ़ने की संभावना है। तो अभी बात यानी कि क्षेत्र वाइज मौसम की बात करता हूं मैं। तो आज अगर मैं शुरुआत करूं ये जो अंडमान निकोबार वगैरह में, तो यहाँ पर आपने कल देखा जो भारी बारिश दिख रहा था वो आज हट चुका है। दक्षिणी द्वीप में धीरे धीरे मौसम शुष्क होने लगा है, यानी कि बारिश की गतिविधियां कम होने लग गई है जो अंडमान निकोबार में। तो धीरे धीरे अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो अंडमान निकोबार का मौसम कल होते होते, यानी कि कल रात होते होते लगभग कई इलाकों में यहाँ पर मौसम शुरू होगा। फिर भी यहाँ पर ऑन ऑफ रेन जारी रहेगी, क्योंकि अभी प्री मानसून सीजन है, तो प्री मानसून बारिश रहेगी। पर उत्तरी द्वीप का मौसम कल दोपहर होते होते शुष्क हो जाएगा। एक बार फिर 23 तारीख को प्री मानसून गतिविधियां, हल्की बारिश होने की संभावना है 23-24 तारीख को, 25 तारीख को भी हो सकती है। और यानी कि यही रहेगा, यहाँ पर ऑन ऑफ रेन जारी रहेगा। तो यानी कि अगर हम ऐसा डिटेल में इसकी बात करेंगे तो यानी कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो वही मैंने बोला, यहाँ पर ऑन ऑफ रेन अभी ऑफ जारी रहेगा, ऑन एंड ऑफ। तो लक्षद्वीप में मौसम शुष्क ही रहेगा अभी फिलहाल।
लक्षद्वीप में 29 और 29-30 तारीख को यहाँ पर हल्की प्री मानसून गतिविधियां दिख रही है लक्षद्वीप में। उससे पहले मौसम शुष्क और साफ ही नजर आ रहा है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां बढ़ते हुए नजर आ रही है। एक ट्रफ रेखा यहाँ पर यानी कि जा रही है। सर्कुलेशन तो ऐसा कुछ खास नहीं बना है, एक रिवर्स सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है दक्षिणी महाराष्ट्र से सटे हुए उत्तरी कर्नाटका में। एक ट्रफ रेखा लगभग यहाँ से होती यानी कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश से होती हुई यहाँ पर पश्चिमी छत्तीसगढ़, पूर्वी विदर्भा होती हुई तेलंगाना के ये जो इलाके यहाँ पर तेलंगाना एकदम जो कर्नाटका से सटा हुआ, सॉरी महाराष्ट्र से सटा हुआ, यहाँ से होती हुई उत्तरी कर्नाटका तक आ रही है। और एक हल्का ट्रफ रेखा यहाँ पर भी बनी हुई है। इन सारी सिस्टम्स के मिले जुले प्रभाव के कारण आज जो है दक्षिणी महाराष्ट्र यानी कि कोंकण गोवा से लेकर के केरला तक अभी फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां चल रही है। आज रायलसीमा और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के भी कुछ क्षेत्र जैसे चेन्नई, पुडुचेरी, थंजावुर वगैरह में लाइट गरज के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कल सुबह तक ये रहेगा। कल होते होते तमिलनाडु में थोड़ी कमी आ सकती है बारिश में। कल 9-10 बजे के आसपास एक बार फिर दोपहर को थोड़ी बढ़ सकती है। केरला में भी दोपहर को प्री मानसून गतिविधियां बढ़ जाएगी पश्चिमी हवाएं आने के चलते अरब सागर से। और कल मुंबई में भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना बनी हुई है। और एक एंटी साइक्लोन हल्का बंगाल अरब सागर पर बनेगा। इसके चलते क्या होगा कि जो बारिश मुंबई में पश्चिमी हवाएं आना शुरू होगी, बादल बादल आ सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो चिपलून, रत्नागिरी, सांगली, सतारा वगैरह के आसपास और पनाजी गोवा में जो है गोवा का क्षेत्र, यहाँ से लेते हुए केरला तक कल प्री मानसून गतिविधियां 23 तारीख को प्री मानसून गतिविधियां होने की संभावना है। 24 तारीख को इसमें हो सकता है और भी थोड़ी वृद्धि आए। और 25 तारीख को मुंबई में भी हल्की प्री मानसूनी बारिश देखने को मिल सकती है। 26 तारीख को भी 27 तारीख में इसमें कमी आएगी। 28 तारीख को मुंबई वगैरह का मौसम शुष्क हो जाएगा और 30 तारीख को यानी कि और भी शुष्क रहेगा। पर 30 तारीख को एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सोलापुर वगैरह के आसपास विकसित होने की संभावना है। हालांकि इससे कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। और केरला में हालांकि 30 तारीख को भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। प्री मानसून बारिश यानी कि जैसे ही दोपहर को तापमान बढ़ेगा बारिश देखने को मिलेगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। पर तमिलनाडु में भी ऐसा ही ऑन एंड ऑफ रेंज जारी रहेगा, पर केरला से कम बारिश होने की संभावना तमिलनाडु में नजर आ रही है। और जो तेलंगाना में कभी कभार हो सकता है प्री मानसून गतिविधियां हो जाए, पर ज्यादा कुछ खास वेदर एक्टिविटी तेलंगाना में नहीं दिखाई दे रही है। 24 घंटे के बाद तेलंगाना में मौसम लगभग शुष्क और साफ हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और ये जो रायलसीमा का क्षेत्र है यहाँ पर ऑन एंड ऑफ हो सकता है, कभी कभार बारिश हुई ना हो, संभावना काफी ज्यादा कम है। तो और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में भी अगले 24 घंटे के बाद मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा और यहाँ पर प्री मानसूनी गतिविधियां कुछ खास यानी कि होने की संभावना नहीं है उतना। कभी कभार हो सके, पर यानी कि मौसम वेट से ज्यादा ड्राई ही यहाँ पर बना रहेगा। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में फिलहाल जो है कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं। प्री मानसून गतिविधियां शुरू हुई है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में फिलहाल प्री मानसून गतिविधियां दिखी जा रही है। कल दोपहर को भी हो सकता है दिखी जाए। हालांकि कल इसमें कमी आने की संभावना है क्योंकि जो स्टॉर्म पूरे मॉइस्चर को अपने पास खींचेगा। पर तटीय उड़ीसा और तटीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भुवनेश्वर वगैरह में कल भी देखने को मिल जाए, हो सकता है प्री मानसूनी गतिविधियां कल यानी कि दोपहर के समय ही देखने को मिलेगा। थोड़ी सी तेज हवाएं चलेंगी जो कि यहाँ पर होता है, यानी कि काल बैसाखी में जितने तेजी से चलती है उससे कम रहेगी। पर हाँ, थोड़ी सी कुछ समय के लिए थोड़ी सी तेजी से हवाएं चल सकती है और लाइट रेन देखने को मिल सकती है इस क्षेत्र में। और लगातार बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी हवाएं यहाँ पर चलती रहेंगी।
24-25 तारीख के आसपास एक एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में विकसित होने की संभावना है, जो कि अंडमान निकोबार के पश्चिम में विकसित होगा। इस एंटी साइक्लोन के चलते हवाएं और भी ज्यादा तेज हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ आंध्र प्रदेश वगैरह में, तमिलनाडु वगैरह में काफी तेजी से हवाएं लगातार चलेंगी। तो इसी के चलते प्री मानसून एक्टिविटी एक बार फिर हल्की हो सकती है और ये एंटी साइक्लोन लगातार यहाँ पर सक्रिय रहेगा 26 तारीख को भी। और पूर्वोत्तर में भी जो है 25-26 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। प्री मानसून गतिविधियां लगातार, यानी कि कई क्षेत्रों में लगातार बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जारी रहेगी। ट्रफ रेखा हो सकता है यहाँ विकसित हो जाए 27 तारीख को कोलकाता वगैरह का आसपास बारिश रहेगी। 28 तारीख को एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में विकसित होने की संभावना है। एक ट्रफ रेखा यहाँ उत्तर भारत तक, पंजाब वगैरह के आसपास तक जाएगा, जहां पर और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र रहेगा। तो इन सिस्टम्स के मिले जुले प्रभाव के कारण जो यहाँ पर स्पेशली इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण इस पूर्वोत्तर भारत में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, हल्की से मध्यम बारिश, और कोलकाता के जस्ट दक्षिण में हल्की बारिश देखी जा सकती है। 29 तारीख को भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय रहेगा। हालांकि एंटी साइक्लोन धीरे धीरे 28 तारीख से फीवल हो जाएगा, 29 तारीख को नहीं रहेगा। पर ये जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र रहेगा, ये बारिश की गतिविधियां हल्की जारी रखेगा, कुछ भारी बारिश नहीं होगी। पर पूर्वोत्तर में 30 तारीख को, जहाँ पर ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ समय के लिए भारी बौछारें गिर सकती है, भारी बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरी पश्चिम बंगाल में भी 30 तारीख के दोपहर को बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। और हालांकि रात होते होते ये शुष्क हो जाएगा मौसम। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो अभी बात कर लेते हैं उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। तो उत्तर भारत में फिलहाल कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। जो पश्चिम बंगाल वगैरह में यहाँ पर एक फीवर ट्रफ यहाँ से होती हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जा रही थी, तो कुछ तराई के क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बलरामपुर वगैरह में, यहाँ पर हो सकता है कि आज लाइव ट्रेन देखने को मिले। बिहार के भी उत्तरी हिस्सों में देखने को मिल सकती है बारिश की गतिविधियां। बाकी जो दिल्ली एनसीआर पंजाब में फिलहाल हल्की हल्की उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उत्तर भारत में आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये सशक्त पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। आपको पता है कि मार्च का महीना आते आते, मार्च एंड में हम अभी प्रवेश कर रहे हैं, मार्च का हम लोग सेकेंड हाफ में पहुंच चुके हैं। और आज यदि आपको पता होगा कि आज जो है स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स का अर्थात ये होता है कि जो भूमध्य रेखा है या इक्वेटर, आज सूर्य जो है वहां तक आज पहुंच जाता है। यानी कि आपको पता है कि अर्थ यानी कि थोड़ा, यानी कि मूवमेंट होता है अर्थ में, जब अर्थ रोटेशन करता है, तो इसमें हम कहते हैं उत्तरायण दक्षिणायन, सूरज ऊपर नीचे जाता है। तो दक्षिणायन पूरा होता है, यानी कि सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर रहता है, यानी मकर रेखा के ऊपर। और धीरे धीरे, यानी कि 21-22 दिसंबर के आसपास, 22-23 दिसंबर से ये धीरे धीरे एक बार फिर उत्तरायण शुरू होता है। और ये 21 मार्च होते होते ये जो है भूमध्य रेखा के ऊपर पहुंच जाता है। यानी कि दोनों ही जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, दिन और रात जो है वो लगभग ज्यादातर क्षेत्रों में ही जो है समान हो जाता है। यानी कि जितना घंटा दिन रहेगा उतना घंटा रात। और जो है 22 मार्च से धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन बड़े होने लगते हैं, रात छोटे होने लगते हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होने लगते हैं, रात बड़े होने लगते हैं। यानी कि धीरे धीरे गर्मियां उत्तरी गोलार्ध में बढ़ने लग जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां बढ़ने लग जाती है। तो अगर ये होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां बढ़ रही है, यानी कि सोलर इंसुलेशन कम है, उत्तरी गोलार्ध में सोलर इंसुलेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रेशर लो होगा, निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होगा। अगर मैं भारत की बात करूं तो यहाँ पर भी विकसित होता है। फिर धीरे धीरे ITCZ आता है, और मैं इससे रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि इसी के चलते धीरे धीरे ये लो प्रेशर बढ़ता जाता है। और दक्षिण गोलार्ध में भी हाई प्रेशर जून जुलाई का महीना आता है तो बढ़ता जाता है, और यही दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप ले लेता है। और आपको पता है कि फिर क्या होता है, इसके बारे में मैंने
चर्चा भी की हुई है अपने पिछले वीडियो में। तो फिलहाल उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों में कुछ हल्की बर्फबारी हो सकती है। 22 मैदानों में लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्के हल्के चलती ही रहेंगी लगातार। और तापमान बढ़े रहेंगे। मैं अगर तापमान दिखा दूं आपको तो तापमान लगातार बढ़े रहेंगे। दिल्ली वगैरह में यहाँ पर जो है 33-34 डिग्री तक तापमान रहने की संभावना है। और पंजाब वगैरह में थोड़ी तापमान में वृद्धि हो सकती है। हालांकि आप देखिए कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ पर बादल तो नहीं छाएंगे, पर उत्तर पश्चिमी हवाएं हो सकता है आए। तो इसी के चलते कुछ एक तरह के क्षेत्रों में हो सकता है कि जैसे अमृतसर वगैरह में यहाँ पर क्योंकि कल बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली थी। मैं अगर ह्यूमिडिटी लेवल्स दिखाऊं तो आप देखिए ह्यूमिडिटी हाई है और तापमान भी कम है। तो बारिश की गतिविधियां जो कल देखने को मिली थी, पर आज तापमान में वृद्धि होगी और 30 डिग्री 27-28 में आने की संभावना है। पर दक्षिणी जिले पंजाब या हरियाणा से सटे हुए यहाँ पर 30 डिग्री उसके ऊपर तापमान बनाए रहेंगे। और राजस्थान में जो है आज पश्चिमी राजस्थान में आज हीट वेव है। कल इस तापमान में गिरावट हो सकती है कुछ यहाँ पर राजस्थान में। और यही रहेगा, यानी कि वेदर एक्टिविटी कोई भी उत्तर भारत में अगले 10 दिनों तक होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। अब देखिए आगे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोई भी वेदर एक्टिविटी फिलहाल नजर नहीं आ रही। और ट्रफ रेखा वगैरह हो सकता है कभी कभार बने, पर उसका भी कोई भी प्रभाव मैदानी इलाकों में देखने को नहीं मिलेगा उत्तर भारत के। यहाँ पर आप देखिए 27 तारीख को एक ट्रफ रेखा पंजाब तक जाएगी, एक चक्रवाती क्षेत्र आएगा क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो ये सब बनेंगे। और ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उल्टा जो है लू के प्रकोप को बढ़ा देगा, तो गर्मी को बढ़ा देगा, राहत कुछ भी नहीं देगा। और बारिश गतिविधियां भी होने की संभावना नहीं है क्योंकि इसको कहीं से भी मॉइस्चर नहीं मिलेगा। 30 तारीख को पूर्वी हवाएं हालांकि बढ़ जाएंगी मैदानी इलाकों में, तब भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आगे जो भी होता रहेगा मैं बताते रहूंगा आपको 30 तारीख तक ही, क्योंकि अब तक अवेलेबल है। पर ये पूर्वी हवाएं आने के चलते यहाँ से दक्षिणी हवाएं आएंगी मैदानी इलाकों से, तो यहाँ पर जम्मू वगैरह में जो कि गर्म है अभी गर्म हो जा रहे हैं, तो जम्मू वगैरह में भी तापमान बढ़ने की संभावना है। तराई के इलाकों तक तापमान बढ़ जाएंगे और कुछ इलाकों में उत्तरी राजस्थान जिलेंसर वगैरह में लू का प्रकोप देखने को मिल सकता है। हालांकि एक ट्रफ रेखा दिल्ली वगैरह के आसपास रहेगा, तो डायरेक्ट राजस्थान से तेजी से हवाएं नहीं आएंगी, पर अलवर सीकर वगैरह तक आ सकती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि लू का प्रकोप दिखे आगे यही रहना। और अभी अगर मैं बात करूं गुजरात और राजस्थान की, तो गुजरात में फिलहाल जो है पश्चिमी हवाएं आ रही है क्योंकि एक एंटी साइक्लोन जो पास में था भारत के, जो पर हवाएं ऐसे आ रही थी यानी कि लू जैसे। पर अभी गुजरात में जो है ये एंटी साइक्लोन यहाँ पर यानी कि काफी दूर चला गया, ओमान वगैरह के ज्यादा करीब है। और भी तो इस एंटी साइक्लोन के चलते अरब सागर से गुजरात में लगातार हवाओं की स्पीड बढ़ चुकी है। यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं, ये तो कितनी है, मैं आपको किलोमीटर में दिखाती हूँ। तो ये आप देखिए 20 किलोमीटर तक दिख रहा है हवाओं की स्पीड 19-20। तो आज आपने देखा कि कुछ एक क्षेत्र जैसे नरिया भुवर वगैरह में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। देवभूमि भूमि द्वारका वगैरह में भी तापमान गिरेगी क्योंकि लगातार अरब सागर से हवाएं चल रही है। पर जो गुजरात रीजन है वहां पर कोई भी राहत नहीं है फिलहाल। यहाँ पर आप देखिए वेदर मॉडल के अनुसार बादल नहीं है, पर सैटेलाइट इमेज में आपने देखा कि बादल बने हुए हैं, पर वो जो है हाई क्लाउड से मीडियम क्लाउड से, तो बारिश की गतिविधियों की संभावना फिलहाल नहीं है। नमी कम रहेगी काफी ज्यादा गुजरात में, और नमी कम के साथ तापमान काफी ज्यादा बढ़े रहेंगे। हीट वेव जैसी स्थितियां गुजरात रीजन में वडोदरा वगैरह के आसपास बनी रहेगा लगातार। लगातार ड्राई विंड्स यहाँ पर चलते रहेंगी यहाँ पाकिस्तान राजस्थान से, और मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा अगले 10 दिनों तक। गुजरात और राजस्थान में कोई भी किसी भी प्रकार की वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। अब देखिए कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी यहाँ पर अगले 10 दिनों तक।
फिलहाल यानी कि नजर तो नहीं आ रही है इस क्षेत्र में, यानी कि प्री मानसून गतिविधियां नहीं होगी तो गर्मी से कोई भी राहत नहीं मिलेगा। मैं अगर आपको 30 तारीख को दिखाऊं तो 30 तारीख को तापमान बढ़ सकते हैं गुजरात कच्छ वगैरह में, हालांकि पश्चिमी हवाएं लगातार तेजी से आएंगी, पर हो सकता है कि हीट वेव शुरू हो जाए 30 तारीख को एक बार फिर जोधपुर में यहाँ पर। और क्योंकि क्या होता है कि ये जो पश्चिमी हवाएं आप दिखे आएंगी जो कि पाकिस्तान, वैसे हल्की पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं जैसलमेर देवा, तो यहाँ पर तापमान कम कम रहेंगे। और जोधपुर जो कि एरिड सेमी एरिड रीजन है यहाँ पर ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ये जो हवाएं यहाँ पर अपेक्षाकृत थोड़ी ठंडी रह सकती है, पर यहाँ आते आते ये जो है लू का प्रकोप लेने लग जाएगा और गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा। सीकर इस क्षेत्र में भी हवाएं पहुंचेंगी तो तापमान बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में भी तापमान 35 या उसके ऊपर हो सकता है। भीषण गर्मी का सामना इस सारे क्षेत्र को करने को मिल सकता है। एक्टिविटी कुछ भी नजर नहीं आती। मध्य भारत की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल पश्चिमी मध्य प्रदेश में हीट वेव चल रही है, आगे भी कल भी हीट वेव रह सकता है, लू जैसे हालात बने हुए हैं। अभी भी राजस्थान से पश्चिमी हवाएं आ रही है, छत्तीसगढ़ के मध्य इलाके तक भी ये पश्चिमी हवाएं हल्की फुल्की चल रही है, पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से हल्की फुल्की हवाएं आने के चलते यहाँ पर आज प्री मानसून गतिविधियां जगदलपुर वगैरह में देखने को मिल सकती है, बीजापुर इस क्षेत्र में। आगे अगर आप देखिए तो 22 तारीख को भी हो सकता है प्री मानसून गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिले। 23 तारीख को भी हल्की हो सकती है, 24 तारीख को तो इसमें थोड़ी कमी आ सकती है इस क्षेत्र में, और 25 तारीख को एक बार फिर यानी कि यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेगी। और मध्य और उत्तरी जिले छत्तीसगढ़ के और शुष्क और साफ ही रहेंगे। 28-29 तारीख होते होते दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी प्री मानसून गतिविधियों में कमी आ जाएगी। इस और उत्तरी छत्तीसगढ़ में लगातार अभी तापमान बढ़े रहेंगे। अब देखिए विदर्भा में भी कोई भी वेदर एक्टिविटी फिलहाल संभावित नहीं है। कल कुछ क्षेत्रों में आपने देखा बारिश हुई, रायपुर में कल आपने ये भी देखा होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 6-6:30 बजे के आसपास जो है थोड़ी तेजी से हवाएं चली थी, और यानी कि बारिश जैसा माहौल, यानी कि थोड़ी ठंडी भी थी, हवाओं में ठंडक थी। तो ये क्यों था, क्योंकि कभी कभी प्री मानसूनी सीजन में क्या होता है कि ऐसे हवाएं क्यों चलती है। तो यहाँ से आप देखिए जो आसपास में बारिश होती है, तो कल विदर्भा और पश्चिमी छत्तीसगढ़ में बारिश देखने को मिलती है, यहाँ पर बारिश नहीं था। तो यहाँ पर क्या होता है कि टेम्पोररीली एक हाई प्रेशरिक जोन विकसित हो जाता है जहाँ पर बारिश होता है। तो यहाँ से जब हवाएं यहाँ पहुंचती है तो लोगों को यानी कि हल्की बारिश जैसे नमी, यानी कि हवाओं में जैसा आपको दिखेगा ठंडी हवाएं बारिश जैसे स्मेल आएगा, जो एक स्मेल आता है मिट्टी का, तो वो सब होता है। यानी कि अगर आसपास में बारिश देखने को मिलती है तो, और प्री मानसून का तो आपको पता है कि पैचेस में रेन देखने को मिलती है, तो कहीं पर हो सकता है देखने को मिले बारिश, कहीं ना देखने को मिले। तो वही हुआ था, इसलिए वो देखने को मिला एक थोड़े तेज हवाओं के साथ, वो भी आप कह सकते हैं कि 10-15 मिनट मैक्सिमम। उसके बाद एक बार फिर हवाएं शांत हो गई थी। तो यही प्री मानसून गतिविधियों की खासियत है। और यहाँ पर लगातार विदर्भा और छत्तीसगढ़ में, नागपुर में अब देखिए 37 है, यहाँ पर 33 ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि नागपुर में अब 36-37 है यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान से आने वाली लू वाली हवाएं तेज है। कल दोपहर को यहाँ पर भी अब देखिए 37 डिग्री रहेगा रायपुर के ऊपर, यहाँ पर 38। 23 तारीख को और भी तापमान बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। 24 तारीख को लगभग वैसा मेंटेन रहेगा, और 25 तारीख को भी ये रहेगा, पश्चिमी दिशा से हवाएं आएंगी। 26 तारीख को अब देखिए लगभग 39 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना है। और आंतरिक उड़ीसा में 26 तारीख को हीट वेव आने की संभावना एक बार फिर दिखाई दे रही है। 27 तारीख को भी यहाँ पे तापमान बढ़े रहेंगे, और 28 तारीख को 29 अब देखिए तापमान लगातार 37, 38, 39 डिग्री तक जाते रहेंगे। 38 अब देखिए 30 तारीख को हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे अभी अप्रैल का महीना करीब आते जाएगा, जैसे जैसे सूर्य ऊपर आते जाएगा,
तापमान यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि ऐसा कुछ प्रोमिनेंट नहीं, पर सर्दी तो वापस आने की कोई भी संभावना अभी तो आपको पता है कि प्री मानसून सीजन में नहीं होती है। होली के बाद तो कोई भी सर्दी आने की संभावना नहीं होती है। तो तापमान ऐसा ही यानी कि लगातार मेंटेन रहेगा, और कुछ कुछ हो सकता है क्षेत्रों में तापमान और भी बढ़े। तो फिलहाल यही रहेगा भारत का मौसम। साइक्लोनिक स्टॉर्म में भी मैंने अपना ही रखा हुआ है, और दूसरे क्षेत्रों के मौसम में भी। तो आगे का जो भी अपडेट होगा मैं आपको अवगत कराते रहूंगा। अभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।